हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू सीआरएम आईएएस। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं वेदिका एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में 1 एंड 2 अगस्त के करंट अफेयर्स को। सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों को देखेंगे हम कि इस सेशन में हम करते क्या हैं। देखिए, हमारा जो फोकस होता है वो पेपर पढ़ना नहीं, पेपर पढ़ते हुए जो करेंट एंड स्टैटिक चीज़ें हैं उनको लिंक कैसे करते हैं, ठीक है। और ये भी देखना कि अगर मेंस में कोई क्वेश्चन आता है, जनरली होता क्या है ना कि जैसे क्वेश्चन कोई करंट न्यूज़ है तो उसको डायरेक्टली मेंस में नहीं पूछते हैं, उसको उससे कुछ जो रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं उनके बारे में पूछा जाता है। तो वैसी थिंकिंग को डेवलप करना कि क्वेश्चन देख के हम समझ पाएँ एग्ज़ाम में कि किस चीज़ से जुड़ा हुआ है ये, ठीक है, इसको समझना, ठीक है ना। सेशन के एंड में आपको पीडीएफ भी दिया जाता है जिसमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं, कुछ पीवाईक्यूज़ होते हैं, तो उनको आप सॉल्व करते रहो। जहाँ दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, आपको हेल्प करी जाएगी। और एक हमने नई चीज़ को स्टार्ट करी है कि डेली एक हम मेंस के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। जैसे कि जो 3-4 दिनों से काफ़ी न्यूज़ में रह रहा है कोई चीज़, तो उसके हर एस्पेक्ट को डिस्कस करना, उस पर आप लोगों को कोई टॉपिक देना, आप लोग प्रैक्टिस करो। अगेन कोई दिक्कत होती है आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से। तो ये हमारा मेंस का टॉपिक है आज का, इस पर हम बस डिस्कस करेंगे। आपको टास्क दिया जाएगा कि आप इस क्वेश्चन को जहाँ तक हो सके आप सॉल्व करने की कोशिश करो। दिक्कत आती है आप पूछो कमेंट सेक्शन में, आपको हेल्प करी जाएगी। देखिए, तो ये जो टॉपिक है ना, इसमें कहता है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लो टोटल फर्टिलिटी रेट। ये किससे रिलेटेड है? तो आपने देखा होगा न्यूज़ में कि चाइना ने क्या किया है, एक सब्सिडी लेके आई है, कुछ ऐसे मोटिवेशंस लेके आए हैं जिससे कि जो उसकी जो टोटल फर्टिलिटी रेट है उस कंट्री में उसको बढ़ाया जा सके, उसको इंक्रीज़ किया जा सके, ठीक है। क्योंकि चाइना का जो पॉपुलेशन है ना वो बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि देखिए, तो आज के आर्टिकल में पहला टॉपिक कहता है हाउ विल ट्रम्प्स टैरिफ इम्पैक्ट इंडिया। तो आप जानते हैं कि ट्रम्प ने क्या किया है। 30 जुलाई को एक न्यूज़ आई थी कि ट्रम्प ने 25% टैरिफ लगा दिया है भारत के इम्पोर्ट्स पे, जो कि यूएस में जाता है, ठीक है। इसको हमने काफ़ी अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस कर रखा है कि इसके एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं, किन किन सेक्टर्स पे इसका असर पड़ सकता है, हमने देख रखा है, ठीक है। तो उसको फिर से डिस्कस ना करते हुए हम इस आर्टिकल में जो फोकस किया गया है इसमें ऐसे 4 कारण बताए गए हैं जो कि फैक्टर हो सकता है ट्रम्प के ऐसे डिसीजन पे। क्योंकि हम देखेंगे कि ट्रम्प 2.0 की अगर बात की जाए तो ऐसा कहा जा रहा था कि इंडिया में फेब के एंड तक ही इंडिया यूएस का कोई बहुत अच्छा ट्रेड डील होने वाला है, बट ऐसा नहीं हो पाया। इसके स्थान पे, इसके जगह पे क्या हो गया, टैरिफ लगा दी गई यूएस के द्वारा भारत पे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, वही न्यूज़ कह रहा है कि 30 तारीख को न्यूज़ आई थी कि ट्रम्प ने 25% टैरिफ लगा दिया है भारत के इम्पोर्ट्स पे, और बोला था कि एक पेनल्टी लगाई जा सकती है, उसको स्पेसिफाई नहीं करा गया था। उसमें बोला गया कि नियर फ्यूचर अगर इंडिया रशिया से मिलिट्री इक्विपमेंट्स खरीदता रहा, एनर्जी इक्विपमेंट्स खरीदता रहा, तो हम हो सकता है कि इंडिया पे एक पेनाल्टी को लगा दे, बट अभी तक लगाया नहीं गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए कहता है कि टैरिफ क्या होता है। तो हमने देखा था अपने लेक्चर में कि टैरिफ जो होता है वो सर्विसेज पे नहीं लगाया जाता है, सिर्फ गुड्स पे लगाया जाता है, ठीक है। तो ये जो टैरिफ इम्पोज करा गया है वो सिर्फ गुड्स पे इम्पोज हो गया है। सर्विसेज जो भारत क्या है, भारत मैक्सिमम जो सर्विसेज को प्रोवाइड करता है यूएस को, आईटी सर्विसेज है, बीपीओज है, एजुकेशन सर्विसेज है, मेडिकल हेल्थ केयर प्रोवाइडर की सर्विसेज है, तो भारत इन सर्विसेज को यूएस को देता है, ठीक है। तो इन पे तो टैरिफ लगा नहीं। टैरिफ कहाँ लग रहा है? सिर्फ गुड्स पे। तो गुड्स भी इंडिया ऐसा नहीं एक्सपोर्ट करता है यूएस को, लेकिन हम जो ज़्यादातर हमारे एक्सपोर्ट का हिस्सा क्या रहता है, सर्विसेज रहता है। ओके, समझ में आ गई। यहाँ देखिए, अब कहता है कि ठीक है, गुड्स की बात करते हैं। तो टैरिफ लगाने का मतलब क्या है? जो सामान भारत से यूएस में जाएगा उसका तो जो कॉस्ट प्राइस पड़ा, ठीक है, उस पर एडिशनली 25% कॉस्ट को इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। ये टैरिफ को लगाने से 25% क्या हो जाएगा, टैरिफ लगाने से कॉस्ट हमारा बढ़ गया। तो वहाँ जो यूएस में जो लोग मंगा रहे हैं सामान भारत से, जो रिटेलर्स हैं, दुकानदार हैं, उनके पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो अपने प्रॉफिट को वो कम करें और बढ़े हुए कॉस्ट को खुद पे बियर करें, नहीं तो वो गुड्स के प्राइस को बढ़ा दें और जो कंज्यूमर्स हैं उनको लॉस वो सहने दें। समझ में आ रहा है ना कि या तो रिटेलर्स क्या करेंगे कि अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा कम करके इस 25% बढ़े हुए प्राइस को एडजस्ट कर लेंगे, नहीं तो प्रॉफिट को उतना ही रखते हुए प्राइस को बढ़ा देंगे। तो अल्टीमेटली दोनों केस में क्या हो रहा है, दोनों केस में या तो इम्पोर्टर को महंगा पड़ेगा
नहीं तो जो फाइनल कंज्यूमर्स उनको महंगा पड़ेगा। तो अल्टीमेटली डिमांड तो रिड्यूस करेगी, ठीक है, क्योंकि महंगा ज़्यादा होगा सामान तो डिमांड घटेगी। ओके, यहाँ देखिए अब यहाँ पे कहता है कि इसका मैक्रो मतलब बड़े पैमाने पे इसका क्या असर हो सकता है। तो इसमें कहता है कि देखिए ज़्यादा असर, अगेन देखा हमने कि सर्विसेज सेक्टर हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, तो यहाँ कहता है कि मैक्रो लेवल पे टैरिफ्स है ना, इंडियन एक्सपोर्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू ओनली लोअर इंडिया जीडीपी बाई इतना। कहता है कि सिर्फ और सिर्फ इन टैरिफ्स के कारण देखा जाए तो भारत की जीडीपी में ड्यू टू सम डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट, इंडिया के तरफ से एक्सपोर्ट में चूँकि डिक्लाइन होगा गुड्स के संदर्भ में, तो ये जीडीपी को किस तरह इम्पैक्ट कर सकता है, तो ओनली बाई 0.2%, ठीक है। तो मैक्रो ओवरऑल देखा जाए जीडीपी की बात करी जाए तो सिर्फ 0.2% ही घटेगा वो, ठीक है। लेकिन इशू यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे इशू दूसरा है। देखिए पहला इशू क्या कहता है, फर्स्ट इशू देखिए यहाँ कह रहा है कि इंडिविजुअल सेक्टर्स अगर हम देखेंगे ना, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स है, टेक्सटाइल है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, तो यहाँ पे क्या होगा कि इन सेक्टर्स को स्पेसिफिकली नुकसान होगा। इससे होगा क्या कि यहाँ पे क्या होगा, अगर इनको नुकसान होगा तो ऑब्वियसली वो फायर करेंगे एम्प्लॉयज़ को। तो ये बेसिकली जो लेबर इंटेंसिव हमारे जो सेक्टर्स हैं उन पे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या है हम जानते हैं लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, तो एम्प्लॉयमेंट का यहाँ पर रिडक्शन देखने को मिल सकता है, एम्प्लॉयमेंट घट सकती है, ठीक है। दूसरा इशू देखिए क्या कहता है, दूसरा इशू जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू है इस चीज़ में, यहाँ पे कहता है कि सम ऑफ द कंपीटिंग नेशंस, जिन प्रोडक्ट पे जो हम प्रोडक्ट यूएस को भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं कि हम ही कर रहे हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ करती हैं। तो इंडिया के रिस्पेक्ट में कह रहा है कि इंडिया पे 25% टैरिफ लगाया गया, बट जो अदर कंपीटिंग कंट्रीज़ हैं उस रिस्पेक्ट में है ना, जैसे कि वियतनाम, कोरिया, कोरिया, इंडोनेशिया वगैरह जो हैं, इन पे कंपेरेटिवली लोअर टैरिफ को लगाया। कहीं देखिए कहीं 20% लगाया गया है, कहीं 15% है, कहीं 19% है। तो इंडिया को अगर देखा जाए तो इस कॉम्पिटिटिव अगर देखा जाए तो यहाँ पे इंडिया को लॉस हो रहा है, ठीक है। हमने क्या देखा, दो इश्यूज़। पहला इश्यूज़ क्या है कि पहला जीडीपी में ज़्यादा वो डिक्रीज़ नहीं कर पाएगा, बट इशू यहाँ पे क्या है कि जिन सेक्टर्स को वो इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है, वहाँ पे वो लेबर बेसिक कैपिटल तो लगता ही है अच्छा खासा, लेकिन बेसिकली वो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, तो एम्प्लॉयमेंट में कमी आएगी। दूसरा देखा हमने कि जो हमारे भारत के कंपटीशन में जो कंट्रीज़ हैं जो उन पर्टिकुलर गुड्स को यूएस को एक्सपोर्ट करती हैं, उन पे जो टैरिफ, जैसे कि कोरिया है, वियतनाम है, इंडोनेशिया है, इस पर टैरिफ बहुत कम लगाया गया है भारत के कंपैरिजन में, इसलिए इंडिया को यहाँ पे एक डिसएडवांटेज मिल सकता है, ठीक है। यहाँ देखिए अब कहता है कि ऐसा क्या हो गया। फेब में तो बोला गया था कि ठीक है हम लोग एक ट्रेड डील साइन करेंगे, सब कुछ काफ़ी अच्छा चल रहा था, तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि इस तरह की टैरिफ का अनाउंस करना पड़ गया। चलिए इसमें देखिए क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे वही कह रहा है कि अप्रैल में आपने देखा होगा कि ट्रंप ने बोला था कि भारत पे 26% टैरिफ वो लगाएंगे, बट उसको डिले करते करते आई थिंक जुलाई लास्ट तक उसको डिले कर दिया गया, और 1 अगस्त के इफेक्ट से 25% टैरिफ को लगा दिया गया, ठीक है। इसको वही यहाँ पे कह रहा है। यहाँ देखिए अब यहाँ पे 4 कारण बताए जा रहे हैं। कहता है कि कोई एक फैक्टर नहीं है, ये एक सीरीज़ में चीज़ें हुई हैं धीरे धीरे करते करते, और हो सकता है ये प्रोबेबल कारण से, ऐसा नहीं कि मतलब ये एकदम ऐसा ही हुआ है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। इसको एग्जाम में आप लिख सकते हो अगर पूछता है, क्योंकि बहुत हॉट टॉपिक बना हुआ है, मे बी मेंस में क्वेश्चन आ जाए, तो आप लिख सकते हो कि 4 कारण ऐसे कौन कौन से हैं। देखिए पहला क्या है, या सबसे कॉमन, सबसे जो सबको पता है, इंडियाज़ एंगेजमेंट विद रशिया। हम जानते हैं कि डिस्पाइट द सैंक्शंस, वेस्टर्न कंट्री जो सैंक्शंस लगा रही है, इंडिया क्या कर रहा है, चीपर ऑयल, चीपर एनर्जी गुड्स को खरीद रहा है रशिया से, ठीक है। तो इंडिया का भी कहना है सही, जब सस्ते में मेरे को मिल रहा है कहीं से तो महंगा हम क्यों खरीदें, ठीक है। यहाँ पे ये बात है। अब देखिए यहाँ पे कहता है सबसे जो मतलब कंट्रोवर्शियल कारण है वो ये है, इंडिया हैज़ रिमेन्ड एडमेंट अबाउट कीपिंग कोर पार्ट्स ऑफ इट्स एग्रीकल्चर एंड डेयरी आउट ऑफ ट्रेड डील्स। किसी भी कंट्री से अगर ट्रेड डील करता है भारत, स्पेशली जो वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर एंड डेयरी ये सेक्टर्स ऐसे हैं इंडिया में, हम जानते हैं कि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन तो ज़्यादा टर्शियरी सेक्टर का है, बट अगर एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो जो प्राइमरी लाइक एग्रीकल्चर, फिशरीज है, डेयरी है, इसमें सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड है, ठीक है, हम जानते हैं इस चीज़ को। देखिए दूसरी चीज़ क्या है ना कि ऐसा कहा जाता है, ऐसे न्यूज़ में कई बार आ चुका है कि डेयरी की अगर बात करी जाए, मिल्क की बात करी जाए, तो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है ना, वहाँ पे कुछ कंट्रोवर्सी ऐसी है, पता नहीं सच है या नहीं, कुछ कंट्रोवर्सी ऐसी है, इसमें बोला जाता है कि गाय को जो डाइट खिलाते हैं वो लोग, वो समहाउ उसका बेस होता है नॉनवेज का, ठीक है। तो काऊ को जो डाइट देते हैं वो लोग, खाने को चारा देते हैं, उसका बेस कहीं ना कहीं नॉनवेज से रिलेटेड होता है। तो ऐसे मिल्क को हम, हमारे यहाँ मिल्क तो खाने के साथ साथ पूजा पाठ में भी यूज़ करते हैं, डिफरेंट उसके धार्मिक
यूजेस हैं। तो वही कहता है कि ऐसे में हम यूएस के या फिर किसी वेस्टर्न कंट्री के डेयरी प्रोडक्ट को तो भारत में लाके नहीं ये कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आस्था की बात हो जाती है, ठीक है। सेकंड कहता है कि एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना, हमारे यहाँ भारत में जो प्राइमरी सेक्टर्स हैं लाइक एग्रीकल्चर, फिशरी, डेयरी वगैरह जो है, ये बहुत मतलब मैक्सिमम लोगों को एम्प्लॉयमेंट ये प्रदान करती है, ठीक है। तो इसलिए इंडिया चाहता है कि इन सेक्टर्स को हम किसी भी ट्रेड डील से बाहर रखें। और यूएस आप जानते हैं लगातार कोशिश कर रहा है इंडिया से नेगोशिएट करने की, कर रहा था आई मीन, कि इस सेक्टर को मेरे लिए खोलो, यहाँ पे वो आना चाह रहा था, ठीक है। होता क्या, दो चीज़ें, एम्प्लॉयमेंट घटता, दूसरा क्या है कि कॉम्पिटिटिव हो जाता मार्केट। मतलब अभी क्या है, हम भारत में ठीक है दूध वगैरह जो भी है खरीद रहे अपने मार्केट से, अगर बाहर की चीज़ें यहाँ पे आनी स्टार्ट हो जाएंगी तो प्राइस कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा, तो धीरे धीरे लोकल वेंडर्स को प्राइस को डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है कि ट्रम्प हैज रिपीटेडली स्टेटेड दैट इट वाज हिम एंड हिज ट्रेड टॉक्स दैट एनकरेज इंडिया एंड पाकिस्तान टू अग्री सीज फायर। हम जानते हैं अप्रैल 22 को आई थिंक पहलगाम अटैक हुआ था, जिसके बाद ऑपरेशन सिंदूर को स्टार्ट करा गया था। और हम ये भी जानते हैं कि ये भी न्यूज़ आई थी कि ट्रंप ने बोला कि मेरे कारण ही, मेरे परसुएशन के कारण ही भारत पाकिस्तान जो है वो सीज फायर को रेडी हो गया और इस ऑपरेशन को बंद कर दिया गया, ठीक है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने क्या कहा, प्रधानमंत्री ने, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कहा, रिफ्यूटेड इट, उसने खंडन किया इसका, ओनली फर्दर। अब देखिए यहाँ पे वही कह रहा है कि ट्रंप ने सारा खुद ही बोला कि मैंने सब कुछ मेरे कारण हुआ है, सारा जो क्रेडिट है खुद ले लिया उन्होंने। बट हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया कि नहीं, ऐसा नहीं है, हमने किसी ट्रेड डील के लालच में आके ऐसा कोई प्रस्ताव ट्रंप का नहीं मान लिया, ये हमारा स्ट्रेटेजिक मूव था, हमने इसको अपने स्वाधिकार से इसको बंद किया ऑपरेशन को, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि ट्रंप को इससे और ज़्यादा गुस्सा, मतलब उनको और ज़्यादा एक इंस्ट्रेंजमेंट हो गया भारत से, ठीक है। फोर्थ कहता है रीजन कि इंडिया हैज़ इन्फॉर्म WTO। देखिए हम जानते हैं ना कि इस टैरिफ से पहले भी, ये जो 25% टैरिफ लगाया गया है, इससे पहले भी ना जो एल्युमिनियम है, ऑटोमोबाइल्स हैं, स्टील है, कुछ ऐसे आइटम्स हैं इस पर काफ़ी हाई टैरिफ है ना, वो ऑलरेडी लगा रखा था यूएस ने भारत के गुड्स पे, ठीक है। तो इंडिया ने कहा था WTO को कि चूंकि यूएस ऐसा टैरिफ ऑलरेडी इन गुड्स पे लगाया हुआ है, तो इंडिया का भी राइट बनता है कि वो रेसिप्रोकल टैरिफ, मतलब मिरर टैरिफ ऐसे ही किसी आर्टिकल्स पे यूएस के गुड्स के लिए लगा सकता है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें, कुछ कारण ऐसे हैं जिससे कि धीरे धीरे जो हमारा फेब में था कि अच्छा खासा डील हो जाएगा, ट्रेड डील निकल के सामने आएगी, ऐसा नहीं हो पाया। इसके उल्टा क्या हुआ, ट्रेड जो हमारा जो रिलेशन है वो काइंड ऑफ क्या कह सकते हैं, स्ट्रेन हो गया। मतलब यूएस ने टैरिफ लगा दिया, अच्छा खासा 25% का टैरिफ है। तो अब यहाँ पे वही इन रीजंस को डिस्कस किया गया, ठीक है। आगे देखते हैं, ये छोटा सा फैक्ट है ऐसे ही, इसमें कहता है कि जो ऑर्डर आई थी ना कि 1 तारीख से इफेक्ट फ्रॉम 1 अगस्त इसको स्टार्ट किया जाएगा, तो कहता है हाँ हिज ड्यूटीज ऑन इंडिया, वही कहते हैं कि 7 दिन, जो डेट ऑफ ऑर्डर है ना उसके 7 दिन के बाद से ही कुछ किया जाएगा। तो अभी तक न्यूज़ में जो भी आर्टिकल्स आते हैं वो इससे रिलेटेड है कि ठीक है इसके कारण क्या है, प्रोबेबल इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, बट भारत ने अभी कोई ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया नहीं है ना, इंडिया ने कुछ वैसा कि वो क्या करेगा, कुछ तो वैसा कुछ उसने कहा नहीं है, तो उसके रिलेटेड कोई न्यूज़ अभी आ नहीं रही है। तो जैसे जैसे वो आएगी उसको देखेंगे हम, ठीक है। देखिए कहता है कि ट्रम्प हैज़ कंक्लूडेड डील्स विद कंट्रीज लाइक यूके, इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान, साउथ कोरिया, EU। देखिए यहाँ पे वही कह रहा है कि इंडिया के लिए ठीक है GDP में ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा ये, बट जो कॉम्पीटिंग कंट्रीज हैं भारत से, जो कि यूएस में सिमिलर गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं, तो उनके साथ यूएस की एक डील हो रखी है, ठीक है। प्लस उनको टैरिफ भी कम देना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए इंडिया का धीरे धीरे डिसएडवांटेज बन रहा है। यहाँ पे एक और पॉइंट देखिए नोट करने वाली क्या है ना कि पहले क्या था, मतलब इंडिया वेस्टर्न पार्ट को, वेस्टर्न कंट्रीज को एक ब्लॉक की तरह देखता था, उसका एक अप्रोच होता था, ठीक है। अब क्या है कि उसका चूंकि देखिए यूके से क्या है फ्री ट्रेड डील आप जानते हैं साइन हो रखा है, साइन हो गया है 24 जुलाई को आई थिंक साइन हुआ है। यूएस से क्या हो गया, ये टैरिफ को लगा रहा है, तो कह रहा है कि इसमें अप्रोच भारत को बदलना पड़ेगा, एक ब्लॉक की तरह ना देखते हुए डिफरेंट कंट्री वाइज आपको अप्रोच लेना पड़ेगा कि यूके से हमारा टर्न कैसा है, हमारे इंटरेस्ट में क्या है, यूएस को हम कैसे डील करें, क्योंकि कंप्लीटली इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं हम, ठीक है। एक तरफ हम चाइना से कम्पीट कर रहे हैं, इसके इंपॉर्टेंस को कम करना चाह रहे हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, तो यूएस को हम कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते, हमें कुछ ना कुछ तो बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कुछ 2 इंपॉर्टेंट शॉर्ट टर्म्स थे, शॉर्ट न्यूज़ थे, जिसको देख लेते हैं एक बार। एक फ्रेज है कैच 22, फ्रेज है छोटा सा, इसका मतलब क्या होता है किस संदर्भ में देखते हैं, तो एक सिचुएशन है डिलेमा वाला, कंफ्यूजन वाला, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, इसे कहता है कि एक सेकंड
हाँ, कहता है कि इंडिविजुअल कैन नॉट एस्केप अ प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी रूल्स। ये इस संदर्भ में कह रहा है कि इंडिया जानता है, इंडिया का ये यूएस और इंडिया के रिस्पेक्ट में इस फ्रेज को यूज किया गया था कैच 22, कि इंडिया कम्प्लीटली यूएस को दरकिनार भी नहीं कर सकता, इग्नोर भी नहीं कर सकता है, और जो यूएस चाह रहा है कि तुम मेरे लिए एग्रीकल्चर मार्केट को खोलो, डेयरी सेक्टर को मेरे लिए खोलो, वैसा भी नहीं कर सकता है। तो एक सिचुएशन ऑफ डायलेमा है ना, कंफ्यूजन का सिचुएशन है, इसी को कहता है कैच 22। ओके, चलिए नेक्स्ट कहता है एक बीच का नाम दिया गया था ला ग्रैंड प्लेज बीच। कहाँ है ये? फ्रांस में। तो प्लेज बीच कहाँ है पूछ सकता है प्रीलिम्स में? फ्रांस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट आर्टिकल क्या कहता है हमारा, कि जो आर्य समाज वेडिंग्स होते हैं ना, वाई आर आर्य समाज वेडिंग्स अंडर कोर्ट स्कैनर, मतलब कोर्ट क्यों इनके पीछे पड़ा है, ठीक है, क्यों इनको देख रहा है। ठीक है, तो दो इश्यूज निकल के सामने आए थे। पहला था कि कुछ फेक सोसाइटीज बनी हुई हैं इसके नाम पे, ठीक है, और कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्होंने क्या कर रखा, कन्वर्जन को, धार्मिक जो कन्वर्जन होते हैं उसको, फोर्सफुल कन्वर्जन को बंद करा रखा है। ठीक है, कुछ ऐसे नियम है कि कुछ जैसे कि यूपी है, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे कुछ ऐसे नियम हैं जो कि इस कन्वर्जन के अगेंस्ट है, तो उसमें हम नहीं जाएंगे। उससे संबंधित देखिए आर्टिकल आया आर्य समाज मैरिज के से रिलेटेड। इसमें कहता है जो लोग जैसे कि जिनके माता पिता शादी के लिए तैयार नहीं होते हैं, भाग जाते हैं घर से, तो वो ऑप्ट करते हैं इस वेडिंग को, ठीक है, आर्य समाज वेडिंग को। तो ये ऐसी वेडिंग है जिसमें कि ना जाति से मतलब है, ना कास्ट से मतलब है, आप सिंपली कन्वर्ट हो जाओ आर्य समाज में तो आपको ये अलाउ कर देता है शादी करने को। ठीक है, तो इससे कुछ कंट्रोवर्सीज रिलेटेड है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हम देखेंगे इसके प्रोसीजर को, कुछ रिलेटेड एक्ट्स को। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा देते हैं। यहाँ देखिए, हाँ कहता है, हम जानते हैं, हमने हिस्ट्री पढ़ रखा है कि जो आर्य समाज है उसको स्टैब्लिश कब किया गया था? 75 में, 1875 में। किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसको स्टैब्लिश किया था। ये एक हिंदू रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है। ये क्या है? हिंदू रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है। तो फिल्म्स में सिंपल टर्म दे देगा ये कि ठीक है, इसको स्टैब्लिश किया गया इस ईयर में, इन्होंने स्टैब्लिश किया। ये क्या था? ठीक है, इसके जगह पे क्या है? ये हिंदू रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था। ओके, ये कहाँ पे प्रोमिनेंट था, कहाँ पे इसका मतलब वजूद ज़्यादा था? तो नॉर्दर्न इंडिया में, स्पेशली पाकिस्तान, स्पेशली पंजाब उस टाइम पे पाकिस्तान का पार्ट, मतलब एक बड़ा सूबा था पंजाब का। उस समय डिवीजन तो वही था इंडिया पाकिस्तान का। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कंट्री है ना, उस टाइम पे वहाँ पे काफ़ी इसका मतलब इम्पोर्टेंट रोल हुआ करता था। देखिए यहाँ देखिए, कहता है कि ये सोसाइटी ऐसी थी, ये जो आर्य समाज था, इसने पहला कह सकते हैं वन ऑफ द फर्स्ट ऐसा एक संस्था थी जिसने अटेम्प्ट किया था टू कन्वर्ट पर्सन फ्रॉम अदर फेथ्स और आइडियोलॉजीज टू वर्जन ऑफ वैदिक मोनोथेइस्टिक हिंदुइज्म। आप जानते हैं कि अदर जैसे कि इस्लामिक कन्वर्जन्स होते हैं, क्रिश्चियन कन्वर्जन्स ब्रिटिश के टाइम पे आए थे, तो कहते हैं कि हिंदू कन्वर्जन्स के मामले में, मतलब हिंदुइज्म में फिर से कन्वर्ट कराने को लेके पहला स्टेप किसने उठाया था? इसी संस्था ने उठाया था। ठीक है, अब देखिए एक प्रोसेस कहते थे शुद्धि करना, शुद्धि का मतलब प्यूरिफिकेशन, उसको हिंदुइज्म में मतलब कन्वर्ट कराना था। ठीक है, अब देखिए ये बहुत ही आई थिंक इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में आपको दे देगा स्टेटमेंट, आप कंफ्यूज कर जाओगे। ठीक है, क्योंकि बात हो रही है 1875 की, है ना, तो आपको लगेगा कि उस टाइम पे इतना अच्छा कैसे किसी का सोच हो सकता है। देखिए यहाँ पे कहता है कि फैसिलिटेटेड इंटरकास्ट इवन इंटरफेथ मैरिज। आर्य समाज क्या करता था? इंटरकास्ट मैरिज में कोई दिक्कत नहीं थी उसको, इंटरफेथ जैसे हिंदू मुस्लिम शादी करना चाह रहे हैं, अदर कोई धर्म के लोग शादी आपस में करना चाह रहे हैं, तो कहता है कि इंटरफेथ मैरिज हो, इंटरकास्ट मैरिज हो, ये दोनों को अलाउ करता था। ठीक है, अब देखिए तो कुछ तो कैच होगा ना भाई, कुछ तो इसमें कैच होगा। तो कैच क्या था? ओनली वे ऑफ हिंदू टू मैरी आउट ऑफ कास्ट और रिलीजन एंड स्टिल। देखिए कहता है कि किसी हिंदू के लिए, है ना, अपने धर्म से, अपनी जाति से बाहर निकल के शादी करना, शादी को लीगल तरीके से मतलब करना, तो एक ही उपाय था, आर्य समाज में कन्वर्ट हो जाओ और शादी कर लो। ठीक है, उस टाइम की बात हो रही जब कास्टिज्म अपने चरम पर था। ठीक है, यहाँ देखिए एक एक्ट पास होता है 1937 में, आर्य मैरिज वैलिडेशन एक्ट। कब पास किया गया? 1937 में। नाम क्या है? आर्य मैरिज वैलिडेशन एक्ट। इसको पास किया गया 37 में। ओके, टू रिमूव डाउट्स एंड रिकॉग्निशन। इसमें कहता है कि ठीक है, इसने तो समाज अपना बना दिया, शादी आप कर सकते हो, बट लीगलाइज किस एक्ट से किया गया उन शादियों को, उनके रूल्स को? तो 1937 के आर्य मैरिज एक्ट से। ओके, चलिए यही देखिए कैच की बात। देखिए यहाँ पे भी क्या एक क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे,
कि दो सिचुएशंस हैं। पहला क्या है कि ब्राइड एंड जो दूल्हा दुल्हन है उनको मैरिजेबल एज उस टाइम का जो भी रहा हो, मतलब उस एक्ट के समय जो भी रहा हो, तो उनको शादी करने की उम्र के लायक होना चाहिए, पहली चीज तो ये कंडीशन। दूसरा कंडीशन कहता है टू डिक्लेयर देमसेल्व्स टू बी आर्य समाजीज रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट एंड ओरिजिन। कहता है कि एक सेकेंड हाँ, तो कहता है कि पहला कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन कहता है कि आपको आर्य समाजी में कन्वर्ट होना पड़ेगा, दूसरा आपको शादी की उम्र के लायक आपको होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पर इस सेगमेंट पे आ चुके हैं। यहाँ पे कह रहा है कि इलोपिंग कपल्स जो हैं, जो घर से भाग के शादी करते हैं बिना माता पिता के परमिशन के, ठीक है, तो उन लोगों के लिए क्या है, जो आर्य समाज वेडिंग है वो इतना सेफर ऑप्शन क्यों बन जाता है? क्योंकि देखिए हमने डिस्कस किया, बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिन्होंने कुछ हद तक इस चीज़ को मतलब वो चाहते हैं कि ऐसा ना हो, है ना, तो उसको बैन कर रखा है, धार्मिक कन्वर्जन्स को बैन कर रखा है। तो जो इसमें देखिए यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि हिंदू मैरिज जो एक्ट है हमारा, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, वो लीगैलिटी यानी कि कानूनी रूप से स्वीकार करता है किस वेडिंग्स को, हिंदूज वेडिंग्स को, बुद्धिस्ट वेडिंग को, जैन वेडिंग को, सिख वेडिंग को, और एक और है आर्य समाजी वेडिंग को भी वो बोलता है कि लीगल है। ठीक है, तो आर्य समाजी वेडिंग में क्या होता है, उसको जाति से मतलब नहीं है, धर्म से मतलब नहीं है। ठीक है, आप किसी भी जाति धर्म के हो, आपको क्या करना होगा, आप मैरिजेबल एज के होने चाहिए, आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा हाँ कि आप आर्य समाजी हो चुके हो। ठीक है, थर्ड यहाँ पे कहता है, यहाँ पे देखिएगा, जो कपल्स है ना जिनको शादी करनी है, वो शादी करने के 30 डेज के पहले एक पब्लिक नोटिस देंगे जिसमें वो डिक्लेयर करेंगे कि ऐसा ऐसा हमको करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहता है इसको नेगेटिव पॉइंट के तौर पे दिखाया है, सब कुछ तो यहाँ पे ओके है, बट दिक्कत क्या है कि अगर पब्लिक नोटिस कोई शादी कर रहा है भाग के, तो वो उसको नोटिस देखिए यहाँ देना पड़ रहा है, तो घर वाले जान ही जाएंगे ना, तो वल्नरेबल टू हैरेसमेंट ऑफ फैमिलीज एंड अथॉरिटीज। वही कह रहे हैं कि ऐसे कपल्स को दिक्कत हो सकती है, फैमिलीज इसको परेशान कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ वही कह रहे हैं, कुछ न्यूज़ देखिए, ऐसा तो कुछ है नहीं, बट हाँ इसमें वही था कि अभी एक केस पेंडिंग सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है रिगार्डिंग ये आर्य समाज जो वेडिंग्स है ना मस्ट कंप्लाई विद स्पेशल मैरिजेस एक्ट। ठीक है, तो इसको देखेंगे तब जब इस पर कुछ फैसला आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो कहता है डेमोक्रेसी ग्रोन एट होम, है ना। इसमें देखेंगे हम कि देखिए हमने बहुत पहले भी आई थिंक जब लेक्चर डालना स्टार्ट किया था, तो 15 जुलाई के आई थिंक लेक्चर में ये कहा गया था कि सेकुलरिज्म जो है ना वो किस प्रकार से 42nd अमेंडमेंट एक्ट पे डिपेंडेंट नहीं है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट क्या था, सेकुलर शब्द को प्रियम्बल में ऐड करा गया था, तो उसमें बताया गया था कि सेकुलरिज्म इज नॉट मॉडर्न कॉन्सेप्ट, भारत में ये अशोकन पीरियड से था। ठीक है, उसमें कुछ अशोकन एडिक्ट्स की बात करी गई थी, आई थिंक एडिक्ट नंबर 7, एडिक्ट नंबर 12, इसकी बात करी गई थी। तो उसमें बताया गया था कि किस तरह से उस टाइम पे जो भी डाइवर्सिटी थी, उस टाइम तो मुस्लिम्स की बात नहीं थी, बट जो भी डाइवर्सिटी थी उसमें भी कहता था कि जैसे श्रवण है, बौद्ध है, जैन जो भी है, तो उनके लिए इक्वल रिस्पेक्ट रखना बहुत ज़रूरी है। अपने धर्म को आप ऊपर दिखा रहे हो, दूसरे के धर्म को कंडेम कर रहे हो, इट इज़ नॉट अलाउड। ठीक है, ऐसा अशोकन पीरियड में कहा गया था, और धीरे धीरे हमने देखा था उसमें कि सेकुलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है किस तरह बदलता आया। ठीक है ना, ब्रिटिश पीरियड में क्या हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, तो वही यहाँ पे इसमें बताया जा रहा है कि जो डेमोक्रेसी का जो जन्म है ना, ऐसा बहुत लोगों को लगता होगा कि ब्रिटिश जब आए तो हमारे यहाँ से खत्म हुई मोनार्की और डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो गई, ऐसा नहीं है। इस चीज़ को यहाँ बताया गया है कि स्टार्टिंग में एंशियंट कह लीजिए मिडिवल पीरियड से भी डेमोक्रेसी हमारे यहाँ प्रिवेलेंट है, हम जानते हैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, चलिए तो डिस्कशन को देखिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए न्यूज़ कंटेक्स्ट क्या है इसका, देखिए तो मोदी जी इसमें कहता है कि आई थिंक दिख रहा होगा, थोड़ा सा इसको एनलार्ज कर लेते हैं, 1 मिनट। हाँ, तो मोदी जी के लिए कह रहा है कि वो 27 जुलाई को ना गए थे, कहाँ पर, एक टाउन है यहाँ देखिए, हाँ उथिरामेरू टाउन, ये तमिलनाडु में, उथिरामेरू टाउन का तमिलनाडु में, मोदी जी ने वहाँ पे गए थे। वो गंगाई कोंडा चोलापुरम का टेम्पल टाउन है, किसका है, गंगाई कोंडा चोलापुरम का टेम्पल टाउन है, क्या नाम है, हाँ उथिरामेरू तमिलनाडु। ठीक है, ये न्यूज़ थी। तो इसमें बताया गया आर्टिकल में कि वो टाउन इंपॉर्टेंट क्यों है, उसको रिलेट करा गया है कि वो कैसे कह सकते हैं कि एक डेमोक्रेसी के रूट को दर्शाता है। ठीक है, देखिए तो स्टार्ट कैसे करता है, यहाँ पे कहता है कि कौटिल्य, हम जानते हैं विष्णुगुप्त कौटिल्य के बारे में, उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था। उसमें क्या था कि संघ या लोकल यूनियंस जो होते हैं,
कहता है कि एक राज्य को इफिशिएंटली चलाना है तो राजा तो बैठता है सेंटर में, तो ये संभव नहीं कि वो हर डायरेक्शन में उसका ध्यान जाए, हर चीज़ों पे ध्यान रखे, नहीं। इसलिए लोकल जो यूनियंस हैं, लोकल संघ कहते थे, संघ, ये टर्म याद रखिएगा, समघाज, इसका इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाता है एफिशिएंट रूलिंग के लिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए उस टाइम पे क्या था ना कि कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं, प्रीलिम्स में पूछते रहता है ऐसा, है ना, ध्यान दीजिएगा कि उन्होंने बताया अर्थशास्त्र में कि 70 ईयर्स का एज लिमिट मैक्सिमम है, कि 70 साल से कम उम्र के लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्शन में भाग ले सकते हैं। लेकिन अगर वो करप्ट पाए जाते हैं, किसी भी कह सकते हैं क्राइम या मतलब जो इमोरल चीज़ें हैं उनको करते हुए पाए जाते हैं, ठीक है, तो उनको तो डिस्क्वालीफाई कर ही दिया जाएगा। जो उनके क्लोज रिलेटिव्स हैं, जैसे कि उनका बेटा, बहन, भाई जो भी है, उनको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस थे उस टाइम पे कि अगर आप कोई इमोरल काम करते हो, इलीगल, उस टाइम के लॉज के अकॉर्डिंग इलीगल काम करते हो, तो आपको तो डिस्क्वालीफाई कर देंगे हम इलेक्शन कंटेस्ट करने से। जो आपके क्लोज रिलेटिव्स हैं उनको भी हम डिस्क्वालीफाई कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए प्रीलिम्स के लिए यहाँ पे स्टार मार्क करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन है, वैकुंठा पेरुमल टेम्पल। वैकुंठा पेरुमल टेम्पल कहाँ है, तमिलनाडु में है, ठीक है। वैकुंठा पेरुमल टेम्पल उथिरामेरूर टाउन में है, जो कि तमिलनाडु में है। उसमें एक इंस्क्रिप्शन दिया गया है, किसका इंस्क्रिप्शन है, प्रांतक चोला 920 AD का। ये प्रीलिम्स के लिए इसको हम याद कर लीजिएगा, हो सकता है पूछ दे इंस्क्रिप्शन के बारे में कि किसका था, ठीक है। डिफरेंट किंग्स का, जैसे विजय आलिया चोला, कुछ भी नाम दे देगा कंफ्यूज करने के लिए। तो जो वैकुंठा, यहाँ देखिएगा, ये वाला यहाँ देखिएगा, वैकुंठा पेरुमल, वैकुंठा पेरुमल इंस्क्रिप्शन कहाँ है, तो ये तमिलनाडु के उथिरामेरूर टाउन में है। किसका इंस्क्रिप्शन है, ये प्रांतक चोला का इंस्क्रिप्शन है, जो कि 920 AD में वो वहाँ पे रूल करते थे, ठीक है। चलिए, तो उसमें मतलब बताया है कि किस तरह से चुनाव को कराना चाहिए। उस टाइम पे जो कैंडिडेट होते थे मतलब चुनाव के लिए, उनका क्या क्राइटेरिया होता है ना, इसमें सब कुछ बताया गया है। तो हमको ध्यान क्या रखना है यहाँ पे कि वैकुंठा पेरुमल इंस्क्रिप्शन कहाँ है, तमिलनाडु में। किसके राजा से बिलोंग करता है ये प्रांतक चोला से बिलोंग करता है। इसमें है क्या, तो इसमें इलेक्शन से संबंधित कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं कि जिनको चुनाव लड़ना है उनके क्या क्या क्वालिफिकेशंस होने चाहिए और कैसा क्या करने पे उनको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, ठीक है, वही बताया गया है इसमें। देखिए एक सिस्टम यहाँ पे दिया गया है, यहाँ देखिए कुडावोलाई सिस्टम। कुडावोलाई सिस्टम का मतलब होता है ना, उस टाइम पे सिस्टम क्या था चोलास के टाइम पे कि एक होता था, ये एक बैलेट बॉक्स हुआ, उसमें पाम लीव्स पे ना नाम लिखे जाते थे, जिनको भी चुनाव लड़ना उसके नाम लिखे होते थे। और कोई छोटा बच्चा जिसको कोई मतलब चुनाव लड़ने काफी इम्पार्शियल है, उसको बुलाते थे, पर्ची निकालता जाता था, ठीक है, उसको बोलते थे हम कुडावोलाई सिस्टम या फिर बैलेट पॉट। कुडावोलाई सिस्टम या बैलेट पॉट सिस्टम कहते थे। तो उथिरामेरूर में क्या था, चुनाव सिस्टम क्या था, कुडावोलाई सिस्टम। तो एग्जाम में पूछेगा प्रीलिम्स में व्हाट इज कुडावोलाई सिस्टम, तो क्या था ये, बैलेट पॉट सिस्टम, एक इलेक्टोरल प्रोसेस था, चुनाव को कंडक्ट करने का तरीका था, ठीक है। और जो मेंबर्स जो चुने जाते थे वो कहता था कि 1 साल के लिए, फिक्स्ड 1 ईयर टर्म, ठीक है, आफ्टर विच प्रोसेस वाज रिपीटेड। तो 1 साल के लिए चुनते थे, सिर्फ 1 ईयर के लिए, उसके बाद अगेन हम फिर से कुडावोलाई सिस्टम को यूज करते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कहता क्या है कि अगर जैसे कि जो लोग हैं, जो लोकल पीपल है, उनके काम से खुश नहीं है, तो वो उसको हटा भी सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि आप 1 साल के लिए चुन लिए तो आप चुन लिए, नहीं। आपको जो लोकल रेसिडेंट है जिन्होंने चुना है आपको, आपके काम से संतुष्ट नहीं है, तो कुछ प्रोसीजर्स थे, आपको वो हटा भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए अब कहते हैं कुछ कंडीशंस क्या थे, आपकी अपनी ज़मीन होनी चाहिए, आप टैक्स पेयर होना चाहिए, ठीक है। फिर कहता है कि वैसे लोग जो अपने डेट मतलब जो लोन पे डिफॉल्ट कर जाते हैं, जो वही चीज़ है कि जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहा गया था ना कि जो इमोरल काम आप करते हो आपको हटा दिया जाएगा, सेम चीज़ यहाँ पे कहता है कि अगर आप प्रेजेंट लॉ के हिसाब से कुछ इलीगल चीज़ों को करते हो जो कि अनलॉफुल है उस टाइम के पीरियड में, तो आपको क्या कर देंगे, हम डिस्क्वालीफाई कर देंगे। आपको ही नहीं, आपके साथ साथ जो आपके क्लोज रिलेटिव्स हैं उसको भी डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे दी गई है, ये वैकुंठा पेरुमल वाले केस में भी, इंस्क्रिप्शन में भी, और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी सेम चीज़ को दिया गया है, ठीक है। चलिए, तो इसको कहा गया है ना, ये जो कोड जो है ये ओवरऑल इसको बोला गया चोला कोड, ठीक है। तो आप चोला कोड ऐसे एक टर्म को आप एज अ टर्म मेंस में यूज कर सकते हो, है ना। क्योंकि अभी देखिए आप ECI का जो SIR चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो बहुत न्यूज में चल रहा है,
तो हो सकता है मेंस में एक प्रोबेबल क्वेश्चन बन जाए इस चीज़ से, तो उसमें आप इस चीज़ को डाल सकते हो, चोला कोड को। ठीक है, बार बार देखिए मुद्दा उठता है ना अभी कि जो हमारे लीडर्स हैं जो चुने जाते हैं, तो उनमें कुछ सर्टेन और रेस्ट्रिक्शंस, कुछ तो देखिए लॉ वगैरह बने हुए हैं कि ऐसा करोगे आपको डिस्क्वालीफाई, बट नहीं, इसमें क्या, इसमें हम इसको लिख सकते हैं कि उनको इमोरल काम करने ही नहीं देना है। ठीक है, ठीक है ना, इमोरलिटी को कैसे कम करना चाहिए, कैसे करप्शन को घटाना चाहिए, हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके संदर्भ में देखा जाए, तो आप इसको एग्जाम्पल दोगे चोला कोड का, ये चीज़ हमारे कहता है कि संविधान से ही नहीं बट इट्स आवर सिविलाइजेशनल डीएनए कहता है। आप देखो कौटिल्य के पीरियड से चला आ रहा है चीज़ कि अगर आप इमोरल काम करोगे, कोई भी आप इलेक्शन के लिए खड़े हो, आप इमोरलिटी दिखा रहे हो, तो आपको तो डिस्क्वालीफाई कर देंगे, साथ में आपके जो रिलेटिव्स हैं, फादर हैं, सन है, ब्रदर सिस्टर, कोई भी खड़ा है उसको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें देखिए लास्ट एक सेक्शन कहता है, यहाँ देखिए कि इसका मतलब, अब देखिए आंसर लिखेंगे ना, जब आंसर लिखेंगे हम कि हमारा जो सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट है, डेमोक्रेसी है, वो हमारा अपना है, कहीं से बोरो नहीं किया है, तो इसमें कम्प्लीटली इसको हम ऐसे मतलब एकदम डिनाई नहीं कर देंगे, एक बीच का स्टेटमेंट लिखेंगे और इसमें ये भी इंक्लूड करेंगे कि नॉट टू डिनाई कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। देखिए वही कहता है कि हमने क्या किया, जो प्रेजेंट हमारा संविधान है, हम तो गाइड उसी से हो रहे हैं, हम तो चोला कोड या फिर कौटिल्य के बुक से गाइड नहीं हो रहे हैं। तो इसमें क्या किया गया है कि अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स जो है उसका भी कंट्रीब्यूशन है, फ्रांस का जो है उसका भी कंट्रीब्यूशन है, ब्रिटिश पार्लियामेंट उसका भी, तो उसको हम डिनाई ना करते हुए दिखाएंगे कि ठीक है एट प्रेजेंट बदलते हुए समय के साथ हमने बहुत चीज़ों को इन कंट्रीज से अडॉप्ट किया है, बट जो हमारा कोर है, जो बेस है, वो यहाँ लाई करता है हमारे हिस्ट्री में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये हमारा आज का लास्ट डिस्कशन रहने वाला है, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। क्यों प्रैक्टिस में देखिए कंटेक्स्ट क्या है इसका कि ट्रम्प रिसेंटली लेबल्ड इंडिया अ डेड इकोनॉमी। ठीक है, तो आप कल की न्यूज़ में देखोगे ट्रम्प ने क्या बोला भारत को, भारत एक डेड इकोनॉमी है। ठीक है, तो हमको देखना है यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, चूंकि इंडिया यूएस का टैरिफ टेंशन काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, तो आपको दो टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है। ठीक है, एक इकोनॉमिकल, इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, कारण क्या हो सकता है, दूसरा जियो पॉलिटिकल। ठीक है, तो GS3 इकोनॉमी, GS3 IR, इसमें क्या करना होगा कि क्रिटिकली इवेलुएट, है ना, डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडियाज इकोनॉमी एज डेड। तो इसमें आपको दो चीज़ों को देखना है, एक तो हम देखेंगे कि ट्रम्प के पर्सपेक्टिव से इंडिया डेड इकोनॉमी है कि नहीं, इसमें देखेंगे हम कि यूएस से इंडिया का कितना ट्रेड होता है, कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है यूएस का भारत में, भारत का यूएस में, इसको दिखाएंगे। सेकंड देखिए जो एस्पेक्ट हम टच करेंगे वो ये रहेगा कि इंडिया का GDP ग्रोथ क्या हो रहा है। ठीक है, डिफरेंट जो जैसे वर्ल्ड बैंक है, IMF है, उन्होंने क्या प्रोजेक्शंस करी है। फिर देखेंगे जो ग्लोबल रैंकिंग्स होते हैं, HDI इंडेक्स है, डिफरेंट जो इंडिसेज हैं उसमें क्या इंडेक्स वगैरह हैं, तो हम ना कम्प्लीटली येस में येस बोलेंगे, ना कम्प्लीटली नो बोलेंगे। ठीक है, हम एक इवेल्युएशन करेंगे और लास्ट में एक कंक्लूजन देंगे कि ठीक है एक वे आउट क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कहता है कि जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स बिहाइंड इंडिया टाइज विद रशिया। कहता है कि हम जानते हैं इंडिया से रशिया का टाइज काफ़ी स्ट्रांग है, इसको आपको बताना यहाँ पे ये है। क्वेश्चन में कहता है कि ट्रंप के डिसीजन को तो इस फैक्ट ने इन्फ्लुएंस किया है कि इंडिया हैज स्ट्रॉन्ग टाइज विद रशिया, तो आपको इसमें ये बताना होगा कि रशिया से हमारा टाइज स्ट्रॉन्ग क्यों है। ठीक है, इससे हमारे नेशनल इंटरेस्ट में कैसे फ़ायदा पहुंचता है। ओके, सेकंड चीज़ ये देखनी है हिस्टोरिकली कि रशिया इंडिया के साथ हमेशा से खड़ा रहा है। ठीक है, आपको डिफरेंट जैसे कि इंडो पाक वॉर हो गया, बहुत सी चीज़ें और है। ठीक, उसमें देखना है हम लोग को। और देखिए इसमें आपको एक और चीज़ दिखाना है कि एक एस्पेक्ट देखो इसमें आप जोड़ सकते हो कि देखिए एक है ना कि मल्टीपोलैरिटी, बार बार देखिए डिस्कस कर रहे हैं मल्टीपोलैरिटी। इसमें क्या है ना कि यूएस चाहता है कि चाहे वो वेस्ट एशिया हो या वेस्टर्न हेमिस्फेयर हो, दोनों में क्या चाहता है कि दोनों ब्लॉक्स में यूएस का ही वर्चस्व बना रहा है। ठीक है, ईस्ट में यहाँ पे क्या हो रहा है, ईस्टर्न साइड में आप देखोगे कि चाइना एक अच्छा खासा एक स्ट्रॉन्ग पोल के रूप में उभर रहा है। तो इंडिया को करना ये चाहिए, इंडिया रशिया से भी अच्छा संबंध बना के उसको चलना चाहिए, वेस्ट एशिया से भी, यूएस से भी, ठीक है, और चाइना से भी। क्योंकि अगर आपको मल्टीपोलैरिटी को लाना है, मतलब दो पोल्स में चाहते हो कि एक यूएस एक तरफ चाइना सब बट न जाए, आपको अपना भी एक प्रोमिनेंस बनाना है किसी रीजन में, तो आपको हर कंट्री, चाइना से, रशिया से, किसी भी कंट्री से आपको एक बैलेंस बना के चलना होगा। तो हमको यहाँ पे उस बैलेंस का जिक्र करना है। ठीक है, चलिए तो आप इन क्वेश्चंस को करो। इसकी PDF आपको बताया गया है कि 1, 2, 3 अगस्त की PDF कब मिलेगी, कल मिलेगी आप लोगों को। उसमें कुछ अदर क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। चलिए।